2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का प्रश्न नंबर 1 का है यशपाल की रचना है सिंहावलोकन, माटी की मूर्तें, जंजीरें एवं दीवारें, चित्रलेखा। तो यशपाल की रचना है सिंहावलोकन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जंजीरें एवं दीवारें, ये किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है। माटी की मूर्तें, ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चित्रलेखा उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 कक्षा है गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है। उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी है? बाबू गुलाब राय की। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है परख है, रंगभूमि है, पुनर्नवा है, तट की खोज है। तो पुनर्नवा, पुनर्नवा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तट की खोज हरिशंकर प्रसाई की रचना है। परख उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है पुनर्नवा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त की रचना है संधनी है, रंग में भंग है, चक्रवाल है, पूर्वा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। संधनी महादेवी वर्मा की रचना है। चक्रवाल रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पूर्वा सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की रचना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान है, इंदुमती है, नहुस है, यामा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। एक उपन्यास और है गबन, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। नहुस नाटक है। नहुस क्या है? नाटक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास का। और यामा महादेवी वर्मा का महाकाव्य है। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की। हुंकार काव्य के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। हुंकार काव्य के रचयिता है मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं, त्रिलोचन है, शमशेर बहादुर सिंह है, नागार्जुन है। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। और कौन कौन से प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं ये भी जान लीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, धर्मवीर भारती हैं, नरेश मेहता हैं, रघुवीर सहाय हैं। ठीक है। और प्रगतिवादी, प्रगतिवादी में आते हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और नागार्जुन, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो हम बता दें आपको ट्रिक, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 और तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1962। ठीक है। तो तीसरा पूछा है तो हो जाएगा 1962। ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का अंगा है पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता हैं महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत है, निराला है या फिर जयशंकर प्रसाद है। तो पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता कौन है? कमेंट करके बताएंगे। इसका उत्तर आप कमेंट करेंगे नहीं, सुमित्रानंदन पंत हैं, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है और गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं। गद्यांश को पढ़ करके उन प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, देखिए अशोक शब्द से पता चल गया कि अशोक के फूल से लिया गया है।
वह अपूर्व था, सुंदरियों के असंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंसा के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की आचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह कामदेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। तो अशोक शब्द दिख जाए, कालिदास शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चों कि अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, आपको इसके लिए 2 अंक मिल जाएगा। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहां से लेकर के अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला यहां तक झूमता था, इसकी करना है आपको व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं। उनका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते हैं जब कोई सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी। अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों को आभूषण बनाती थी। यह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूमता था तब उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती थी। जब यह अशोक के फूलों को अपने काली नीली चोटी में गूंथती थी तब उनके चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी और तब देखने वाली की दृष्टि उनसे हटती ही नहीं थी। इसके बाद प्रश्न नंबर गा है, क्या कह रहा है? संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? तो संस्कृत के कालिदास कवि ने अशोक को सम्मानित किया। किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी? तो अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है आसिंजनकारी तथा कर्णावतंस के अर्थ लिखिए। तो आसिंजनकारी मतलब अनुराग उत्पादक, कर्णावतंस मतलब कर्णफूला। फिर अथवा करके पूछता है, इसमें 2 पूछता है, आपको एक करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। निंदा, निंदा शब्द से पता चल गया कि निंदा रस से लिया गया है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वह इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं वह स्वयं को पूर्ण संत समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो पहला है उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम। ठीक है, तो लेखक का नाम हरिशंकर प्रसाई है और पाठ का नाम है निंदा रस। ठीक है, निंदा शब्द से आप पकड़ लीजिए, निंदा रस। इसके बाद है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, देख सकते हैं आप। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वो इस पूंजी से। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कुछ लोग निंदा को इस प्रकार महत्व देते हैं जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को महत्व देता है। वह निंदा को अपनी पूंजी समझते हुए ही व्यापार बढ़ाने में लगे रहते हैं। निंदा किसकी पूंजी होती है? तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी की तरह होती है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ सच्ची काल्पनिक कलंक पूर्ण घटना, ऐसी कथा जिसका केवल कल्पना की गई हो। प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सभी जगह निंदा करना है उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। उनकी अवधारणा होती है कि वह जितनी अधिक निंदा करेंगे उतनी ही लाभ उनको प्राप्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? तो कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार केवल निंदा होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का ये भी होता है। पूरी होए ना यदि तुझसे अन्य बातें, हमारी राधा पवन से कहती है, हे पवन यदि तुझसे मेरी सारी बातें ना पूरी हो सकें तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तुम मेरी इतनी विनती मान लो और चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। मेरे प्यारे श्री कृष्ण के कमल के समान पैरों को छू करके प्यार के साथ लौट आओ। जी जाऊंगे हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, हे पवन मैं तुमको ही अपने हृदय से लगा करके जीवित रह जाऊंगी। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ा होगा, कहाँ से लिया गया है? पवन दूतका से लिया गया है और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता ही दिया है। फिर है अगला, कमल पग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। नायिका किससे और क्या विनती कर रही है? तो नायिका पवन से विनती कर रही है कि वह उसकी बातें मान ले और उनके प्यारे कमल पग को छू कर लौटे। इसके बाद अगला प्रश्न है नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है? तो श्री कृष्ण के। ठीक है, नायिका पवन को अपने प्यारे के कमल पग यानी प्यारे श्री कृष्ण के कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है। फिर अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है,
दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। के कहते हैं कि दुर्बलता क्या है, शपथ क्या है, शपथ क्या है, दुर्बलता का विशेष चिन्ह है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, पर हम अबला स्त्री के लिए और कौन सा मार्ग है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समानी स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि मुझे राज्य लेने के लिए भरत ने जरा सा भी उकसाया हो, तो पति मैं अपने पति के समान मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। यानी जैसे मैं अपने पति को खो दिया हूं, वैसे मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहो सो सुन लो। के कहती है, ठहरो मत रोको मुझे, मैं जो बात कह रही हूँ उसे सुन लो। पाओ यदि उसमें सार सब, उसे सब चुन लो। यदि उसमें कोई सार पाओ, तत्व पाओ, तो उसे सब धारण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैं अब पहाड़ के समान बड़ा पाप करके मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, यानी रत्ती भर भी पश्चाताप न करने पाऊं। तो ये केकई के अनुताप से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। और मैथिली शरणगुप्त क्या है, इसके कवि का नाम है, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी बता ही दिया है आपको। अगला प्रश्न है, दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसे कौन किससे कह रहा है। तो सौगंध खाना व्यक्ति की दुर्बलता का प्रमाण है, या कथन केकई राम से कह रही है। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, या कथन किसका है, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, या कथन केकई का है। ठीक है। नीरव की क्या स्थिति थी, तो नीरव सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। ठीक है, नीरव सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। हरिशंकर प्रसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी वीडियो इसका अपलोड है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। फिर है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, भी 80 शब्द में है और 5 अंक का है। मैथिली शरणगुप्त, रामधारी सिंह और अज्ञेय। इसके बाद में है 6 नंबर क्वेश्चन, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु पर सार लिखिए। 80 शब्द में 5 अंक का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। तो ये खंड काव्य है मेरे प्यारे बच्चों। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे हम हैं बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच से, तो यहाँ पर चलता है श्रवण कुमार। इसी तरह से अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य चलता है। फिर है यहाँ पर खंड काव्य भी 50 अंक का है। तो क्या कह रहा है 8 का नंबर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश 7 नंबर का पूछता है। ठीक है, 5 अंक मिलते हैं अनुवाद के लिए, 2 अंक मिलते हैं संदर्भ के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गद्यांश। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणम चा सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम भावबोध सामर्थ्य अद्वितीय श्रुत माधुर्य चा वर्तते, इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादर्शी सत्य प्रेरणा संस्कृत वांग्यम ददाति, ना तादर्शीम किंचिदन्यत। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादर्शी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नायत तादर्शी, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसे विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर वे अथवा करके इसमें 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पट पत्रकार चासित, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवा आसीत, इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र कुत्राप अयम जनान दुखितान पीड़यमान संपश्यत, तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहाय चाकरोत। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहाँ वह शीघ्र उपस्थित होकर के सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। इसके बाद है खा नंबर, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए, भी 7 अंक का है। जल बिंदु निपातेन करमसा पूरिते घटा, यानी जल की बिंदु माने बूंद, निपातेन माने गिरने से, करमसा माने करमसा, पूरिते घटा माने घड़ा भर जाता है। जल की बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। ठीक है, सर्व विधानों सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। अथवा करके 2 दिया है, आपको 1 करना है। ठीक है, ना मैं रोजते भद्रावाह उल्लूकस विशेषणम, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता।
आक्रुद्धस्य मुख्य पश्य इस क्रोधहीन का मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यत्, क्रोध करने पर यह कैसा होगा। ठीक है, तो ये जातक कथा के उल्लूक जातकम से लिया गया है। 9 नंबर है, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक का पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक का करना रहता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी अवसर निकल जाने के बाद प्रयास व्यर्थ होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। आग बबूला होना बहुत क्रोधित होना। आसमान टूट पड़ना मतलब बड़ी मुसीबत होना। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक आपठित गद्यांश दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान रहता है और 5 अंक का होगा ये। गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गुरुदेव शब्द का प्रयोग रविन्द्रनाथ के लिए किया गया है। उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। गुरुदेव ने शांत निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया, तो गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। शांति निकेतन में उनसे मिलने आने वालों की भीड़ रहती थी, संभवतः इसलिए वे कुछ समय के लिए शांति निकेतन छोड़कर जाना चाहते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरुदेव को श्री निकेतन के तीसरे तल्ले तक ले जाने में कठिनाई क्यों हुई। श्री निकेतन में ऊपर चढ़ने के लोहे की घुमावदार सीढ़ियां थी। गुरुदेव का शरीर छीण हो गया था, घुमावदार सीढ़ियों पर अकेले चढ़ना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें तीसरे तल्ले तक ले जाने में कठिनाई हुई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 का नंबर है, 1 नंबर का, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अम्ब और अम्बु, अम्ब का मतलब माता होता है और अम्बु का मतलब होता है पानी, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बा ऑप्शन। क्या सही हो जाएगा, बा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है भवन और भुवन, तो भवन का मतलब होता है घर और भुवन का मतलब संसार, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद खा नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 अंक का है। वारिद का मतलब क्या होता है, बादल वर्षा कह सकते हैं। द्विज का मतलब पक्षी, ब्राह्मण ब्रह्मा। मित्र का मतलब दोस्त सखा, ठीक है। फिर गा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका कहीं अंत ना हो उसको कहते हैं अनंत, ठीक है, जिसका कहीं अंत ना हो अनंत होता है। और कम बोलने वाला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मितभाषी, ठीक है, मितभाषी होता है। आपका सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद घा नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 अंक मिलेंगे। पुत्री पराया धन होता है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, ठीक है। तुमने मेरे को पुस्तक दे दो, तुम मेरे को पुस्तक दे दो। मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो इसको सही करके लिखना है। फिर 12 का खा गा है, करुण रस अथवा शांत रस, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौपाई अथवा दोहा छंद। 2-2 अंक हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट रस अलंकार छंद होंगे। फिर है 13 नंबर, छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, ये जो है 9 नंबर का है, निबंध से है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। भारत में कृषि क्रांति, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरे प्रिय कवि या लेखक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अब इसके आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएंगे, उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।